अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का पार्ट सी लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कंपैरिजन ऑफ बैक्टीरिया एंड मैमेलियन सेल और कन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो पहले लिपिड्स से शुरू करते हैं। लिपिड्स कंसिस्ट ऑफ ऑयल, वैक्सेस, फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, फैट लाइक सब्सटेंसेस। क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, इसी वजह से इसे हेट्रोजीनस ग्रुप कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का क्या है, हमारे पास मिक्सचर है। हेट्रोजीनस है फैटी एसिड्स में पर मेनली कंसिस्ट होता है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है। उसके बाद कि ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है एज कंपेरेबल टू कार्बोहाइड्रेट्स। इसकी वजह क्या है कि सी एच बॉन्ड्स की हाई प्रोपोर्शन और लो प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, इट स्टोर्स डबल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। इसी वजह से उसकी एग्जांपल्स आप देख लें, ट्राइस्टेरिन को देख लें, सिंपल लिपिड है, मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लें कि कार्बन 57 है, हाइड्रोजन 110 है, लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ 6 है। इसी वजह से ये डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। इट फंक्शन एज अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स के पार्ट बनाता है, स्टोर एनर्जी। आपको पता है रिसोर्स के तौर पर काम करता है और स्टाइड हार्मोन्स में उसकी फंक्शनिंग में, उसकी स्ट्रक्चर में रोल परफॉर्म करता है। उसके बाद टाइप्स आ गए सेल ग्लासोल। सबसे पहली टाइप जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट अबंडेंट things lipid, yes these are most abundant lipids, most abundant यही होती हैं। these are chemically these are esters of fatty acid and glycerol। जब भी कोई एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करता है तो ईस्टर्स बनते हैं, क्योंकि यहाँ फैटी एसिड और ग्लाइसोल जो कि एक अल्कोहल है, ट्राई अल्कोहल है, रिएक्ट कर रहे हैं तो इससे हमारे पास क्या बनता है, असाइल ग्लाइसोल बनता है। इस तरह कंपाउंड फॉर्म व्हेन एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल एंड रिलीज वाटर मॉलिक्यूल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन। ग्लाइसोल क्या है, ट्राइहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, 3 कार्बन आइटम्स होते हैं, उसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। फैटी एसिड्स क्या है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल ग्रुप पाया जाता है। इन कार्बन की तादाद 2 से 30 होती है विद इवन नंबर के साथ। 1 fatty acid with 1 glycerol, monoacyl glycerol, 2 fatty acid with 1 glycerol, diacyl glycerol, 3 fatty acid with 1 glycerol is called triacyl glycerol। इसे कहते हैं न्यूट्रल लिपिड। न्यूट्रल लिपिड क्यों कहते हैं, क्योंकि देयर इज नो चार्ज बेरिंग ग्रुप ऑफ OH। OH ग्रुप खत्म हो जाता है, तीनों के तीनों हमारे पास स्टेबलाइज हो जाते हैं बाय एन एसिड, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप, और इसी वजह से इसे न्यूट्रल लिपिड कहा जाता है। फैटी एसिड्स 30 डिफरेंट फैटी एसिड फाउंड होते हैं। एसिटिक एसिड एंड ब्यूटेरिक एसिड आर सिंपल फैटी एसिड। एसिडिक एसिड 2 कार्बन, ब्यूटेरिक एसिड 4 कार्बन। पाल्मेटिक एंड स्टेरिक एसिड आर मोस्ट कॉमन फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड हमारे पास एसिटिक और ब्यूटेरिक है, जबकि मोस्ट कॉमन जो हम ऑब्जर्व करते हैं वो पाल्मेटिक एंड स्टेरिक है। पाल्मेटिक 16 कार्बन जबकि स्टेरिक 18 कार्बन। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोलबल होते हैं, जाहिर सी बात है। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स अनब्रांच्ड होते हैं। all carbon atoms fully satisfied with sigma bond and are solid at room temperature and occurs animals। saturated fatty acids की हमारे पास प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं कि अनब्रांच्ड होते हैं, एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑल कार्बन एटम्स फुली सेटिस्फाइड विद सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर होते हैं। जबकि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, 2 to 6 डबल बॉन्ड्स होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर और अक्कर इन प्लांट्स, saturated in animals and unsaturated in plants। Palmitic acid is a saturated obtained from fats and oils and contains 16 carbon atoms having 63 Celsius melting point। 60 Celsius melting point होता है। जबकि स्टेरिक एसिड है, unsaturated in nature है, obtained from fats and oils and contains 18 carbon atoms having 70 degree Celsius as melting point। उसके बाद ओलिक एसिड को बात करें, ओलिक एसिड अलाइवोज से ऑब्टेन्ड होता है, अनसैचुरेटेड है, इसमें 1 डबल बॉन्ड बिटवीन 9 कार्बन एटम एंड 10 कार्बन एटम। 9 कार्बन एटम और 10 कार्बन एटम के दरमियान हमारे पास क्या होता है, एक डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसी वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम हो जाता है और 277 केल्विन पे पहुंच जाता है। जबकि जो लिनोलिक एसिड है ये भी अनसैचुरेटेड है, वेजिटेबल ऑयल से होता है, इसमें 2 डबल बॉन्ड होते हैं और इसी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट मजीद डिक्रीज हो जाता है, 277 केल्विन से 268 केल्विन आ जाता है। यहाँ एक palmitic acid is saturated while stearic acid is unsaturated। वैक्सेस पे आ जाते हैं। वैक्सेस दीज आर हाईली हाइड्रोफोबिक कंपाउंड, हाइड्रोफोबिक कंपाउंड होते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं। दीज आर सिंपल लिपिड्स एंड ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स अल्कोहल्स जैसा कि बीज में पाए जाते हैं। याद कर लें कि सिंपल लिपिड्स हैं,
ईस्टर्स हैं लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के, लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ईस्टर्स हैं। Wax of honeycomb and cutin on leaf surface इसकी एग्जांपल्स हैं। These are inert, ये inert होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते हैं, resistant to एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, और इसी वजह से ये प्रोटेक्टिव रोल करते हैं। सिंथेटिक में पैराफिन आ जाता है जो कि मोमबत्ती में पाई जाती है। अब ये मोमबत्ती में पैराफिन कहाँ से आती है? पैराफिन पेट्रोलियम या पॉलीइथाइलीन से आती है, और जबकि नेचुरल में इंक्लूड करता है नेचुरल रबर। Phospholipid में आए तो these are derivatives of phosphatidic acid formed when phosphatidic acid combined with compounds such as choline, ethanolamine, serine and inositol। इनोस्टोल, ये चार हमारे पास कंपाउंड्स हैं, इनके साथ जब फॉस्फेटिडिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो फॉस्फोलिपिड्स बन जाते हैं। जबकि जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, तो इसको जरा गौर से पढ़ें, इसको कंसेप्चुअल रीड करें। कोलिन क्या है? नाइट्रोजीनियस बेस है। एथेनॉल अमाइन और इनोस्टोल क्या है? हमारे पास अमाइनो अल्कोहल है, जबकि सीरीन हमारे पास अमाइनो एसिड है। फिर से याद कर लें, कोलिन नाइट्रोजनस बेस है, एथेनॉल अमाइन और इनोस्टोल are amino alcohol and serine is an amino acid. Phosphatidic acid is composed of one glycerol, two fatty acids and third OH group is esterified with phosphoric acid। ये है हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड की स्ट्रक्चर। जबकि जो हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड जब किसी भी वन ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर जो हमने फोर डिस्कस की हैं कोलिन वगैरह, उनके साथ अटैच हो जाएगा तो फॉस्फोलिपिड बन जाएगा। फॉस्फेटिडिक कोलिन के साथ जब मिलता है तो इसे लेसिथिन भी कहते हैं। कॉमन फॉस्फोलिपिड है जो पाया जाता है। इट इज फाउंड इन मेम्ब्रेन्स कंटेन वन हाइड्रोफिलिक हेड होता है जिसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, जब और दूसरे हाइड्रोफोबिक टेल होती है जिसमें आर ग्रुप अटैच होते हैं, हाइड्रोकार्बन अटैच होते हैं। और बात करें टर्पीन्स की, टर्पीन्स क्या होते हैं? इट इज फाउंड बाय 5 कार्बन बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड आइसोप्रीन यूनिट। आइसोप्रीन यूनिट 5 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं दो। These units combine in different ways to form different compounds। different forms में कन्वर्ट होते हैं। अगर 2 यूनिट्स होंगे तो दो यूनिट्स कंबाइन होंगे तो मोनोटर्पीन, एग्जांपल मेंथोल है। अगर 4 यूनिट्स कंबाइन होंगे तो डाइटर्पीन, एग्जांपल फाइटोल टेल। क्लोरोफिल में पाए जाते हैं। विटामिन ए में पाए जाते हैं। 6 यूनिट कंबाइन होंगे तो ट्राइटरपीन्स बनाएंगे। इसकी एग्जांपल एम्ब्रीन है। एम्ब्रीन का काम क्या है? एम्ब्रीन इज एन एनाल्जेसिक यूज्ड एज पेन किलर्स। नेचुरल रबर हमारे पास क्या है? पॉलीटर्पीन है। नेचुरल रबर हमारे पास पॉलीटर्पीन है। स्टेरॉइड्स की बात करें तो दिस कैन बी क्रिस्टलाइज, इनको क्रिस्टलाइज किया जा सकता है एंड आर ऑफ हाई मॉलिक्यूलर वेट, इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है। एस्पेराइड यूनिट्स के बने होते हैं। स्टेरॉइड न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 17 कार्बन एटम्स हैविंग 4 रिंग्स out of which 3 are 6 carbon and fourth one is 5 carbon। स्ट्रक्चर को याद रखें, स्ट्रक्चर आप गूगल से देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे मैंने डिस्क्राइब किया है। These are also composed of isoprene units। Cholesterol is the structural component of plasma membrane। Protein is the structural component of cell, while cholesterol is the structural component of plasma membrane। उसके बाद आता है कि it is precursor of large strides such as bile acids, bile salts, male and female sex hormones and etc। Bile salts क्या होता है? Bile salts in help in vitamin D and lipid emulsification। लिपिड emulsification में bile salts इन्वॉल्व होते हैं, और bile salts are also involved in regulation of calcium metabolism। calcium metabolism में भी इन्वॉल्व होते हैं। आगे आ जाता है हमारे पास ये फेडरल में दिया हुआ है प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में। जी, प्रोस्टाग्लैंडिन्स का थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। इट इज कॉमन इन एवरी मेम्ब्रेन टिश्यू एंड एक्ट्स एज लोकल हार्मोन, कहीं भी पाया जाता है। इट इज दैट फ्रॉम एराकिडोनिक एसिड्स से डिराइव्ड किए गए होते हैं। उसके बाद आता है इसके फंक्शंस लोकेशन से लोकेशन वेरी करते हैं। कोई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं तो कोई उसे रेस करते हैं। डिफरेंट जगह पर डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट करते हैं। इम्यून सिस्टम को हेल्प करते हैं। इंड्यूस फेवर इन इन्फ्लेमेशन और फेवर को क्या करते हैं? इनहांस करते हैं। आल्सो इंटरफाइज पेन सेंसेशन को इंटेंसिफाई करते हैं। इट आल्सो रेगुलेट्स एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन इनके उनका सम को भी रेगुलेट करते हैं। जबकि जो हमारे पास एस्पिरिन कॉमन मेडिसिन यूज है वो क्या करती है? वो रिड्यूस फीवर किस तरह करती है, पेन को किस तरह रिड्यूस करती है? वो इस कंपाउंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनहिबिशन करके ही फीवर और पेन को रिड्यूस करती है। लिपिड्स हैव नो मोनोमर्स एक्सेप्ट टर्पिनाइड्स। टर्पिनाइड्स के अलावा लिपिड्स के मोनोमर्स नहीं होते, इसी वजह से इन्हें हेटेरोजेनस ग्रुप्स कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। सिंगल लिपिड्स की बात करें तो उसमें व्हाइट मैटर जैसे हमारे ब्रेन, माइलिन शीथ और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है।
स्फिंगोलिपिड्स उसमें आ जाते हैं। फिर 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरीज एनर्जी, व्हाइल दैट ऑफ प्रोटीन्स प्रोवाइड 4.6 एंड दैट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स प्रोवाइड 4.1। ये कॉमन से एग्जांपल है, आपको कॉमन सा नॉलेज है, आपको पता होगा। कार्बन इंडेक्सेस रेंज फ्रॉम 25 to 35 इन ओड, जबकि 2 to 30 इन इवन हमारे पास होते हैं असाइल ग्लाइसरॉल में, फैटी एसिड्स में। ब्यूटेरिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 265 दिया हुआ है। की एग्जांपल है टर्पेनाइड्स आर लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ लिपिड्स एंड इट्स मोनोमर्स आर लिंक्ड बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस की वजह से इसके मोनोमर्स लिंक्ड होते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात करें, न्यूक्लिक एसिड मिक्सचर ने डिस्कवर किया पास्चर्स में, इसकी न्यूक्लियस में मौजूदगी और एसिडिक की नेचर की वजह से इसे न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया गया। कार्बन 4 गफ ने क्या किया, कार्बन 4 गफ ने नाइट्रोजनस स्पेसीज की इक्वल रेशियो की वजह से उन्हें पेयर कर दिया। He found that purines and pyrimidines are equal in ratio. प्यूरीन्स क्या होती हैं, पैरामिडीन्स क्या होती हैं, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर में। लेकिन याद रखना है कि अर्विन चार्गफ ने क्या कहा, उसने कहा कि प्यूरीन्स एंड पैरामिडीन्स आर इक्वल इन रेशियो। पी लेविन ने क्या किया, पी लेविन ने न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर को प्रपोज किया। इसके मुताबिक न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स का बना होता है, जिसमें न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स की स्ट्रक्चर किया है। हम न्यूक्लियोटाइड एक यूनिट की स्ट्रक्चर करेंगे, न्यूक्लियोटाइड यूनिट्स कंबाइन होंगे थ्रू फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज और हमारे पास न्यूक्लिक एसिड को बनाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड की स्ट्रक्चर है कि इसमें नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप होता है। पेंटोज शुगर राइबोज होती है आरएनए में, जबकि डीएनए में 2 डीऑक्सीराइबोज होती है। इट मींस दैट एट 2 कार्बन एटम नंबर 2 ऑक्सीजन रिमूव होता है। नाइट्रोजन बेसिस सिंगल रिंग भी हो सकते हैं जिसे पैरामिडीन्स कहते हैं, डबल रिंग भी हो सकता है जिसे प्यूरीन्स कहते हैं। एडेनिन और गुआनिन प्यूरीन्स होते हैं, इट मींस दैट दे आर डबल रिंग, जबकि साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल पैरामिडीन्स होते हैं, इट मींस दैट दीस आर सिंगल रिंग। आरएनए हैज यूरेसिल इंस्टेड ऑफ थायमिन व्हिच इज प्रेजेंट डीएनए। 3 हमारे पास जो नाइट्रोजनस स्पीशीज हैं कॉमन होती हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड साइटोसिन, व्हाइल थायमिन एंड यूरेसिल आर रिप्लेस्ड इन केस ऑफ आरएनए एंड डीएनए। फ्रैंकलिन और विंकलेस ने क्या किया, इन्होंने डीएनए डिफ्रैक्शन मॉडल पेश किया। किसकी हेल्प से, एक्स रेज की हेल्प से। वाटसन क्रिक ने भी अपना डीएनए डुप्लेक्स मॉडल प्रपोज किया। एफ क्रिफ ने क्या किया, एफ क्रिफ ने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया, जबकि निकलोड एंड मॉडे प्रोवाइड प्रिंसिपल ऑफ डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन। प्रपोज डीएनए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रिंसिपल एफ क्रिफ ने किया, जबकि उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल को प्रोवाइड किया। मैथल्सन ने सेमीकंजर्वेटिव मॉडल प्रोवाइड किया, जबकि मार्सेचेज ने कंफर्म्ड हेरिडिटी नेचर ऑफ डीएनए। ये एमसीक्यू सेकंड ईयर में दिए गए हैं मगर इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें स्किप करना जरूरी नहीं। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, इसमें फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं होता। एटीपी के बारे में बताते चले हैं कि एनर्जी करेंसी है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए नेचर है। आरएनए इस वजह से है क्योंकि इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। उसके बाद 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज करता है जैसे ही एक फॉस्फेट ग्रुप टूटता है। एक फॉस्फेट ग्रुप के टूटने से ये एडीपी बन जाता है, एडेनिन डाइफॉस्फेट, और 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। अब जाते हैं डीएनए के मॉडल के ऊपर। वाटसन क्रिक के मुताबिक डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर होता है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, यानी कि अगर एक 3 से 5 मूव करे तो दूसरा 5 से 3 मूव करेगा। इनके नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दोनों स्ट्रैंड्स के। 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं साइटोसिन और गुआनिन के दरमियान, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एडेनिन और थायमिन के दरमियान। 2 स्ट्रैंड्स के दरमियान डिस्टेंस 2 नैनोमीटर होता है, जिसे हम डायमीटर भी कहते हैं। हेलिक्स की लेंथ 3.4 नैनोमीटर है। एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर्स होती हैं, 10 नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, तो 2 नाइट्रोजन बेसिस के दरमियान क्या होगा, 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा। टर्शी स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन एंसेस्टर्स, अब तो डबल स्ट्रक्चर पाई जाती है जबकि टर्शी स्ट्रक्चर भी पाई जाती थी एंसेस्टर्स में। आरएनए के बारे में बात करें तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड है का पॉलीमर है, इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, डबल सेकेंडरी स्ट्रक्चर नहीं होती। सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए हमें पता है सिंथेसाइज होता है फ्रॉम डीएनए, इट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। इन प्रोकैरियोट्स ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय सेम आरएनए पॉलीमरेज। एक ही आरएनए पॉलीमरेज होता है जो तमाम टाइप्स ऑफ आरएनए को सिंथेसाइज करता है, जबकि यूकैरियोट्स में आरएनए राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज 1, मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज्ड बाय पॉलीमरेज 2, जबकि जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो पॉलीमरेज 3 से सिंथेसाइज होता है। टीआरएनए की शेप के बारे में बात करें तो ये 3 डायमेंशनल फॉर्म होता है, एल फॉर्म देता है। आरएनए स्फेरिकल होता है। ओवरऑल आरएनए इज इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। तीनों जो टाइप्स हैं डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, मगर उनका जो मेन फंक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस होता है।
mRNA के बारे में बात करें, मैसेंजर आरएनए consists of single strand of variable length, लेंथ वेरिएबल होती है, लेंथ डिपेंड करती है किसके ऊपर, कितने अमीनो एसिड्स की प्रोटीन को लेके जा रहे हैं। It take message from nucleus to ribosomes to synthesize protein. Its length depends upon size of protein. For synthesis of one amino acid, its length is 3 nucleotide. The triplet code of nucleotides along the length of mRNA is called codon. ये ओफली का है, the triplet of nucleotides along the length of mRNA is called codon. कोडोन की डेफिनेशन है, आप सबको पता हो, जेनेटिक कोड की डेफिनेशन भी इसी से बनती है। आरएनए के बारे में बताएं, जो मैसेंजर आरएनए होता है 3 to 4% पाया जाता है, ये आपको बताता चलूं। आरएनए हमारे पास राइबोसोम्स में पाया जाता है, ये 80% ऑफ टोटल आरएनए बनाता है। और हमारे पास बेस सीक्वेंस ऑफ आरएनए इज सेम इन ऑल सेल्स में जो आरएनए की बेस सीक्वेंस है, यानी कि जो शुरू वाली स्ट्रक्चर सीक्वेंस है, वो सेम होती है। इट इज लार्जेस्ट इन साइज ऑफ ऑल आरएनए, क्योंकि अबंडेंट है इसलिए लार्जेस्ट भी है, एंड प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इट इज पैक्ड विद प्रोटीन फ्रॉम राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल प्रोटीन के साथ अटैच होकर राइबोसोमल सब यूनिट बनाता है। टीआरएनए के बारे में बात करें तो फ्लैट कवर्ड लीफ शेप होती है, 2 डायमेंशनल व्यू में, स्मॉलेस्ट है, 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स का सिर्फ बना होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, लेकिन कभी कभी डुप्लेक्स स्ट्रक्चर शो कर लेता है। इट्स 5 एंड ऑलवेज टर्मिनेट्स विद गुआनिन एंड 3 एंड ऑलवेज टर्मिनेट्स विद सीसीए कोड। रिमेंबर इट एंड राइट इट इन योर नोट्स कि इसकी जो 5 एंड होगी हमेशा गुआनिन के साथ टर्मिनेट करेगी, जबकि जो 3 एंड होगी हमेशा सीसीए कोड के साथ, साइटोसिन एडेनिन के साथ कोड के साथ टर्मिनेट करेगी। अमीनो एसिड ऑलवेज अटैच विद सीसीए, अमीनो एसिड सीसीए के साथ अटैच होते हैं, जबकि जो रेस्ट सीक्वेंस होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है। उसके बाद आते हैं इसके 3 लूप्स होते हैं। मिडल वन में हमारे पास 7 बेसिस होती हैं, उस 7 बेसिस में जो मिडल 3 होते हैं वो एंटी कोडोन बनाती है। दिस इज कम्प्लीमेंट्री टू स्पेसिफिक कोडोन ऑफ एमआरएनए, जो एमआरएनए के स्पेसिफिक कोडोन होता है उसके कम्प्लीमेंट्री होती हैं, इसी वजह से इसे एंटी कोडोन कहते हैं। डी लूप, इसके 3 लूप होते हैं। मिडिल वन को एक्सप्लेन कर दिया है, तो डी लूप को बता दूं। डी लूप क्या करता है, रिकॉग्नाइज एक्टिवेशन एंजाइम को रिकॉग्नाइज करता है। थीटा लूप क्या करता है, रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक प्लेस ऑन राइबोसोम्स फॉर बाइंडिंग, जब राइबोसोम्स की ट्रांसफर आरएनए के साथ बाइंडिंग होती है तो उसको रिकॉग्निशन थीटा लूप करता है। तीनों लूप के बारे में बता दिया। उसके बाद हम बताएं कि देयर इज एटलीस्ट 1 टीआरएनए फॉर ईच अमीनो एसिड, इसी वजह से 20 होने चाहिए, लेकिन ह्यूमन सेल में 45 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीआरएनए आर प्रेजेंट। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के बारे में बताता चलूं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दीस आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, 2 या उससे ज्यादा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की कॉम्बिनेशन से जो हमारे पास ऑब्टेन होते हैं उसे कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स कंसिस्ट ऑफ शुगर्स एंड लिपिड्स एंड आर प्रेजेंट इन व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स के बारे में बता रहा है कि हमारे पास शुगर्स और लिपिड्स के कंसिस्ट होते हैं, व्हाइट मैटर ऑफ ब्रेन में पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन्स में पाए जाते हैं। उसके बाद ग्लाइकोप्रोटीन की बात करें तो ये कोवेलेंटली अटैच, जब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन के साथ कोवेलेंटली अटैच हो जाते हैं उसे ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ब्लड ग्रुप एंटीजेंस, वेरियस हार्मोन्स, सेलुलर सेक्रीशंस एंड रिसेप्टर्स आर ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर। लिपोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन, दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड आल्सो इन मिल्क। न्यूक्लियर प्रोटीन्स, प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रोटीन अटैच होंगी, जैसा कि हिस्टोन प्ले आल्सो बोथ स्ट्रक्चरल एंड रेगुलेटरी रोल। अब कंपैरिजन आ जाता है बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल का। वाटर कंटेंट दोनों में सेम होता है, 70% प्रोटीन इज प्रेजेंट 50% in bacterial, जबकि 18% in human cell. Carbohydrates 3% in bacterial and 4% in human cell. Lipids 2% in bacterial and 3% in human cell. ये सिंपल रिकॉल बेस है, इसे याद करें, जरूर याद करें, दिमाग में बिठाएं। डीएनए 1% bacterial cell and 0.25% in human cell. RNA 6% in bacterial cell and 1.1% in ह्यूमन सेल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो 2% होते हैं, दोनों में ही सेम होते हैं, और इनऑर्गेनिक आयंस 1%, ये भी दोनों में सेम होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो दोनों में सेम होता है, तो वो एंजाइम्स, मेटाबोलिटीज वगैरह वगैरह। और वो कौन सा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो दोनों सेल्स में सेम होता है, तो वाटर है। और वाटर ही inorganic being an inorganic compound, it is most abundant
मोस्ट अबंडेंट होता है। और इसी के साथ हमारा लेक्चर वाइंड अप होता है, हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर एंजाइम्स के साथ आपको बहुत जल्द मिलेंगे। आपके लिए अल्लाह हाफिज़।